ये पत्थर खामोश नहीं है, ये चीख रहे हैं। लखनऊ की इस मिट्टी में आज भी सन 1857 का वह बारूद सुलग रहा है जिसने ब्रिटिश हुकूमत के गुरूर को मलबे में तब्दील कर दिया था। ये रेजिडेंसी महज एक खंडहर नहीं, बल्कि उस खूनी घेराबंदी की दास्तान है जहां वजूद और आज़ादी के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई थी। 147 दिन का सीज, जब एक अभेद्य किला बन गया एक मौत का पिंजरा। बाहर खड़ी बेगम हजरत महल की सेना का आज़ादी वाला जुनून और भीतर अपनी साख बचाते मुट्ठी भर अंग्रेज। जब चिन्हट की लड़ाई के बाद उस वक्त के अवध के प्रमुख ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस यहाँ कैद हुए, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये 33 एकड़ का परिसर दुनिया का सबसे भयानक कब्रिस्तान बनने वाला है। इस दौरान इसकी हवाओं में सिर्फ हैजा, भूख और गोलों की गूंज थी। लॉरेंस ने खुद अपनी आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करने की कोशिश की और अंततः इसी मिट्टी में दफन हो गए। ये टकराव सिर्फ दो फौजों का नहीं, दो विचारधाराओं का महासंग्राम था। गोलियों के वे निशान आज भी इन दीवारों पर ताज़ा है, जो बताते हैं कि जब एक मुल्क अपनी बेड़ियां तोड़ने पर उतरता है तो गगनचुंबी इमारतें भी ज़मींदोज़ हो जाती है। आज जब आप यहाँ से गुजरें तो इसे महज पर्यटन न समझें, ये वह जगह है जहाँ आधुनिक भारत के संघर्ष की नींव रखी गई थी। ये है नील गेट, लखनऊ रेजिडेंसी का वह प्रवेश द्वार जो औपनिवेशिक क्रूरता और 1857 के संघर्ष की गहरी परतों को समेटे हुए है। इसका नाम ब्रिगेडियर जनरल जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील के नाम पर रखा गया, जो अपनी सैन्य रणनीति से कहीं अधिक कानपुर और इलाहाबाद या प्रयागराज में किए गए निर्दयी दमन के लिए कुख्यात थे। जनरल नील की मृत्यु यहाँ नहीं, बल्कि रेजिडेंसी की घेराबंदी छुड़ाने के दौरान लखनऊ की एक तंग गली में हुई थी। इसके बावजूद ब्रिटिश हुकूमत ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और उनके दमनकारी साहस को अमर बनाने के लिए इस द्वार का नामकरण उनके नाम पर किया। ये है वैली गार्ड गेट, लखनऊ रेजिडेंसी का वह अभेद्य द्वार जो कभी ब्रिटिश सत्ता की प्रतिष्ठा और सुरक्षा का सबसे बड़ा पहरेदार था। इसका नाम कर्नल जॉन बैली के सम्मान में रखा गया, जो 1807 से 1815 के बीच अवध में एक प्रभावशाली ब्रिटिश रेजिडेंट थे। ये केवल एक प्रवेश द्वार ही नहीं, बल्कि पूरे रेजिडेंसी परिसर की जीवन रेखा था। रेजिडेंसी का मुख्य सुरक्षा द्वार होने के कारण यहाँ 24 घंटे कड़ा पहरा रहता था। सन 1857 के विद्रोह के दौरान यह स्थान सबसे भीषण संघर्षों का केंद्र बना। क्रांतिकारियों ने इसे ढहाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि इस द्वार का गिरना रेजिडेंसी के पतन का संकेत होता। ये है नेटिव लाइन्स, वह स्थान जहां ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही और कर्मचारी निवास करते थे। सन 1857 की गर्मियों में इन्हीं साधारण बैरकों के बीच असंतोष की वह चिंगारी सुलगी जिसने आगे चलकर एक महासंग्राम का रूप ले लिया। ये जगह वफादारी और बगावत के बीच छिड़े मानसिक युद्ध की गवाह थी। जैसे जैसे बाहर बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बेरजिस कद्र का प्रभाव बढ़ा, यहाँ तैनात सिपाहियों के मन में अपनी मिट्टी और धर्म के प्रति कर्तव्य जाग उठा। यहाँ की हवाओं में आज भी उस अदृश्य तनाव को महसूस किया जा सकता है, जब अपनों के ही खिलाफ हथियार उठाने की कसम खाई गई थी। ये केवल एक रिहाइश ही नहीं, बल्कि उस वैचारिक क्रांति का उद्गम स्थल भी था, जिसे नवाबों के नेतृत्व ने एक संगठित विद्रोह में बदल दिया। आज यहाँ केवल खंडहर बचे हैं, लेकिन ये उस साहस की याद दिलाते हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति की नींव हिला दी थी। नेटिव लाइन्स के ठीक सामने खड़ी है ट्रेजरी बिल्डिंग। इसका नाम किसी व्यक्ति के बजाय इसके प्रशासनिक कार्य एवं खजाना रखने पर आधारित था।
लेकिन इस इमारत की असली पहचान इसकी वास्तुकला में छिपी है। इसकी दीवारें इतनी मोटी और मजबूत बनाई गई थीं कि ये तोप के गोलों को भी झेल सके। सन 1857 की घेराबंदी के दौरान जब रेजिडेंसी का हर कोना गोलियों से छलनी हो रहा था, तब यही इमारत एक सुरक्षित शरण स्थल में तब्दील हो गई थी। वित्तीय आयुक्त मार्टिन रिचर्ड गुबिन्स ने इस खजाने और यहाँ छिपे लोगों की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाई। गुबिन्स की रणनीतियों और इन दीवारों की मजबूती ने हजारों टन मलबे और बारूद के बीच भी ब्रिटिश प्रशासन के वित्तीय अस्तित्व को बचाए रखा। आज जब आप इसकी ऊंची छतों और अंधेरे कमरों को देखते हैं तो समझ आता है कि सुरक्षा का अर्थ केवल पहरा नहीं, बल्कि इन दीवारों की वह चौड़ाई भी थी जिसने मौत को इसके बाहर ही थामे रखा। लखनऊ रेजिडेंसी की पदयात्रा में अब हम एक ऐसी जगह पर है जो मौत के साये के बीच उम्मीद का घर थी। ये है अवध की रेजिडेंसी में स्थित डॉक्टर फेरर का घर। ये शानदार कोठी डॉक्टर जोसेफ फेरर का निजी निवास थी, जो विद्रोह के समय लखनऊ के मानद सर्जन और एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। लेकिन 1857 की घेराबंदी शुरू होते ही एक डॉक्टर का ये घर रातों रात उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण अस्थायी सैन्य अस्पताल में तब्दील हो गया। रेजिडेंसी के भीतर जितने भी सैनिक और नागरिक घायल होते, उन्हें इलाज के लिए यही लाया जाता था। जब बाहर से गोलियों और तोपों की बौछार होती तो ऊपर के कमरे असुरक्षित हो जाते थे। इसी कारण डॉक्टर फेरर ने अपने घर के तहखाने या अंडरग्राउंड चैम्बर्स का उपयोग औरतों और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए किया। ये तहखाने न केवल उन्हें भीषण गर्मी से बचाते थे, बल्कि दुश्मन के गोलों से सुरक्षा की अंतिम ढाल भी थे। अंधेरे और घुटन भरे इन कमरों में हफ्तों तक लोग इस उम्मीद में कैद रहे कि बाहर एक दिन शांति होगी। इस घर का इतिहास भारत के तत्कालीन चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस के अंतिम क्षणों से गहराई से जुड़ा है। जब 2 जुलाई 1857 को पास की मुख्य रेजिडेंसी इमारत में एक तोप का गोला फटने से हेनरी लॉरेंस गंभीर रूप से घायल हो गए, तो उन्हें तुरंत इलाज के लिए इसी डॉक्टर फेरर हाउस के बरामदे में लाया गया। डॉक्टर फेरर ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन घाव बहुत गहरे थे। अंततः 4 जुलाई 1857 को इसी घर की दीवारों के भीतर हेनरी लॉरेंस ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने ब्रिटिश खेमे को झकझोर दिया था, और आज भी यहाँ लगी पट्टिकाएं उस मार्मिक घटना की गवाही देती है। डॉक्टर फेरर का घर रेजिडेंसी परिसर की वह जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का सबसे नजदीकी संघर्ष हुआ। एक ओर यहाँ घायल सैनिकों की कराहें गूंजती थी, तो दूसरी ओर तहखानों में भविष्य की रक्षा की जा रही थी। ये खंडहर आज हमें उस समय की चिकित्सा सीमाओं और मानवीय सहन शक्ति की अद्भुत कहानी सुनाता है। बैंक्वेटिंग हॉल रेजिडेंसी की सबसे भव्य और विशाल इमारत है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसका यह नाम इसके शानदार फंक्शन या उपयोग के आधार पर पड़ा था। विद्रोह से पहले यह आलीशान हॉल अवध की शामों का गवाह हुआ करता था, जहां ऊंची छतों के नीचे झूमरों की रोशनी में अंग्रेज अधिकारी दावतों और औपचारिक नृत्यों का आनंद लेते थे। यह ब्रिटिश रसूख और विलासिता का चरम बिंदु था। लेकिन 1857 की गर्मियों ने यहाँ की रंगीनियों को हमेशा के लिए छीन लिया। जब विद्रोह की आग रेजिडेंसी तक पहुंची, तो यह जश्न का केंद्र रातों रात एक खूनी मोर्चे में तब्दील हो गया। इसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों, जहां कभी संगीत गूंजता था, उन्हें ईंटों और रेत की बोरियों से बंद कर दिया गया, ताकि वहां से बंदूकधारी स्नाइपर्स मोर्चा संभाल सके। जैसे जैसे घेराबंदी बढ़ी, इस भव्य हॉल की भूमिका और भी दुखद हो गई। डॉक्टर फेरर हाउस में जगह कम पड़ने पर इस हॉल के एक बड़े हिस्से को अस्थायी अस्पताल बना दिया गया।
जहां कभी मेज़ों पर लजीज पकवान सजे होते थे, वहां अब घायलों के बिस्तर और चारों तरफ खून से सनी पट्टियां दिखाई देने लगी। इसकी ऊंची दीवारें तोप के गोलों का निशाना बनती रहीं, लेकिन इसने भीतर छिपे सैकड़ों लोगों के लिए एक मजबूत ढाल का काम किया। आज जब आप इन ऊंचे मेहराबों और टूटे हुए खंभों को देखते हैं, तो यह सोचना मुश्किल होता है कि यहाँ कभी खुशियाँ मनाई जाती थी। यह खंडहर हमें याद दिलाता है कि कैसे युद्ध सबसे खूबसूरत जगहों को भी एक भयावह मलबे में बदल देता है। अब हम उस शांत कोने में हैं जहां इतिहास की धारा मुड़ गई थी। सर हेनरी लॉरेंस का स्मारक केवल एक पत्थर की संरचना ही नहीं, बल्कि उस दूरदर्शी सेनापति की अंतिम स्मृति है जिसने लखनऊ रेजिडेंसी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 2 जुलाई 1857 की वह सुबह आज भी इन हवाओं में कैद है। हेनरी लॉरेंस अपने कक्ष में रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी विद्रोहियों का एक तोप का गोला मुख्य भवन की दीवार को चीरता हुआ उनके कमरे में फटा। इस धमाके में वह बुरी तरह घायल हो गए और 2 दिनों के असहनीय दर्द के बाद 4 जुलाई को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके स्मारक और कब्र पर लिखे शब्द आज भी यहाँ आने वालों की आंखें नम कर देते हैं, जिसके अनुसार Here lies Henry Lawrence, who tried to do his duty. यहाँ हेनरी लॉरेंस सो रहे हैं, जिसने अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की। यह सादगी उस व्यक्ति के कद को दर्शाती है, जिसने न केवल एक किले की, बल्कि हजारों लोगों के भरोसे की रक्षा की थी। सर हेनरी लॉरेंस के स्मारक से ठीक आगे नजर आता है ये भव्य खंडहर जो मुख्य रेजिडेंसी भवन हुआ करता था। ये इमारत महज ईंटों का ढांचा ही नहीं, बल्कि उस दौर की ब्रितानी सत्ता का अधिष्ठान या सीट ऑफ पावर हुआ करती थी। इसी रेजिडेंसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट का आधिकारिक निवास हुआ करता था। 1857 से पहले यहाँ के आलीशान कमरों और ऊंचे मेहराबों से पूरे अवध का शासन नियंत्रित होता था। घेराबंदी के दौरान इस 3 मंजिला इमारत का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अपनी ऊंचाई के कारण ये विद्रोहियों की तोपों का सबसे आसान और प्राथमिक लक्ष्य बनी। जो इमारत कभी दावतों और प्रशासनिक बैठकों के लिए जानी जाती थी, वो बारूद के धुएं और चीखों का केंद्र बन गई। इसकी दीवारों पर आज भी मौजूद सैकड़ों गोलियों और तोपों के निशान उस 4.5 महीने के कयामत के दौर की मूक गवाही देते हैं। जब आप इसकी ढह चुकी छतों और छलनी हुई दीवारों को देखते हैं, तो समझ आता है कि 1857 का संग्राम कितना भीषण था। ये भवन आज एक संग्रहालय है, लेकिन इसके खंडहर आज भी उस रक्त रंजित इतिहास की याद दिलाते हैं जिसने आधुनिक भारत के भविष्य की नींव रखी थी। सेंट मैरी चर्च और नेक्रोपोलिस, इतिहास का अनंत विश्राम स्थल। यह सेंट मैरी चर्च के खंडहर है, जो कभी अपनी ऊंची मीनारों और गॉथिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। 1857 के युद्ध में इसकी ऊंचाई इसके लिए अभिशाप बन गई। यह क्रांतिकारियों के निशाने पर सबसे पहले आया। घेराबंदी के दौरान इस पवित्र स्थल का उपयोग रसद रखने के लिए किया गया, लेकिन निरंतर गोलाबारी ने इसे मलबे में तब्दील कर दिया। इस चर्च के आंगन से सटा हुआ है यहाँ का कब्रिस्तान या नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का शहर। यह स्थल ब्रिटिश इतिहास के कुछ सबसे बड़े नामों की अंतिम शरण स्थली है। यहाँ ब्रिगेडियर जनरल सर हेनरी लॉरेंस, चीफ कमिश्नर ऑफ ऊट की समाधि स्थित है, जिन्होंने मरते समय अपनी कब्र पर कोई पदवी नहीं,
बल्कि केवल अपना नाम और एक प्रार्थना लिखवाई थी। उनके ठीक बगल में ब्रिगेडियर जनरल जेम्स नील दफन हैं, जिन्होंने इलाहाबाद और कानपुर में ब्रिटिश सत्ता की बहाली की थी। यहाँ तैनात अन्य उच्च अधिकारी जैसे मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक के साथी और सैकड़ों बेनाम सिपाही, औरतें और बच्चे भी इसी मिट्टी में दफन है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि युद्ध में जीत किसी की भी हो, कीमत अंततः हम मानवीय जीवन से ही चुकानी पड़ती है। यह बेगम कोठी है। इसका नाम किसी ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर नहीं, बल्कि अवध की शाही महिलाओं या बेगमों के नाम पर पड़ा, क्योंकि यह मूल रूप से एक शाही निवास था। इसकी वास्तुकला में आपको भारतीय और यूरोपीय शैलियों का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। लेकिन 1857 के आते आते यह कोमल एहसासों वाली कोठी रेजिडेंसी परिसर के सबसे रक्तरंजित मोर्चे में बदल गई। जब मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स ऑट्रम की सेनाएं रेजिडेंसी की पहली राहत के लिए लखनऊ की गलियों से गुजरी, तो बेगम कोठी संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बनी। नेक्रोपोलिस के ठंडे सन्नाटे के ठीक पास खड़ी यह छोटी मस्जिद रेजिडेंसी के एक अनछुए पहलू को उजागर करती है। इसका कोई व्यक्तिगत नाम ना होना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह केवल इसके धार्मिक कार्य का बोध कराती है। यह मस्जिद इस बात का जीवंत प्रमाण है कि 1857 से पहले यह परिसर पूरी तरह बहुसांस्कृतिक था। यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान कर्मचारी, सिपाही और उनके परिवार रहते थे, जिनके लिए यह इबादत का मुख्य केंद्र था। 1857 के महासंग्राम के दौरान जब चारों ओर गोलियां चल रही थीं, यह मस्जिद उस गंगा जमुनी तहजीब की याद दिलाती रही जो लखनऊ की रगों में दौड़ती है। सिख स्क्वायर के पास ही स्थित यह खंडहर कभी ऑफिसर्स मेस हुआ करता था। मेस शब्द का अर्थ है वो स्थान जहां अधिकारी एक साथ भोजन करते, विश्राम करते और सामाजिक चर्चाएं करते थे। शांति के समय में यह इमारत ठाट बाट, चांदी के बर्तनों और औपचारिक भोज का केंद्र थी, जहां ब्रिटिश अधिकारी अवध की शामों का आनंद लेते थे। लेकिन 1857 के संघर्ष ने इसकी परिभाषा पूरी तरह बदल दी। घेराबंदी शुरू होते ही यह भव्य हॉल भोजन कक्ष से बदलकर एक वॉर रूम या रणनीति केंद्र बन गया। यहाँ तैनात वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें सर हेनरी हैवलॉक और जेम्स ऑट्रम के अधीनस्थ शामिल थे, नक्शों पर झुककर दुश्मन की घेराबंदी तोड़ने की योजनाएं बनाया करते थे। जब रसद की कमी हुई तो मेस की चांदी की मेज़ें और आलीशान फर्नीचर मोर्चों को मजबूत करने के काम आने लगे। आज यह ढांचा हमें बताता है कि कैसे एक ही स्थान समय के साथ विलासिता से निकलकर वजूद की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह सिख स्क्वायर है, रेजिडेंसी परिसर का वह सामरिक हिस्सा जो किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि यहाँ तैनात सिख सैनिकों या सिख सोल्जर्स ऑफ द 13th नेटिव इन्फेंट्री के सामूहिक शौर्य को समर्पित है। 1857 की घेराबंदी के दौरान यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील था, क्योंकि यह बाहरी दीवारों के सबसे करीब था। यहाँ तैनात सिख सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए क्रांतिकारियों के निरंतर हमलों का सामना किया। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि घेराबंदी के दौरान विद्रोहियों ने इन सैनिकों को धर्म और राष्ट्र के नाम पर अपनी ओर मिलाने की कई कोशिशें की, लेकिन इन सैनिकों ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी।
इस इमारत की असली परीक्षा तब हुई जब कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपबेल ने नवंबर 1857 में अंतिम हमले का नेतृत्व किया। यहाँ की हर दीवार, हर मेहराब गवाह है उस भीषण आमने सामने की जंग की, जहाँ एक एक कमरे के लिए जान की बाजी लगाई गई थी। आज इसके खंडहर बताते हैं कि कैसे युद्ध महलों की गरिमा को धूल में मिला देता है। लखनऊ रेजिडेंसी ये ईंटों और पत्थरों का महज एक समूह नहीं है, बल्कि ये उन हजारों कहानियों का संग्रह है जिन्होंने 4.5 महीने तक डर, भूख, बीमारी और अनिश्चितता के बीच सांसें ली। लेकिन आज यह सिर्फ सन्नाटा है। जब आप इन गलियारों से गुजरते हैं तो ये जगह हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है कि इतिहास चाहे किसी ने भी लिखा हो और जीत का झंडा चाहे किसी ने भी फहराया हो, युद्ध में कोई भी पूरी तरह जीतता नहीं है। पीछे सिर्फ टूटी हुई इमारतें और अनगिनत अपनों को खोने का दर्द रह जाता है। मैं हूं आपका होस्ट लाइव फ्रॉम हम्पी और ये थी लखनऊ रेजिडेंसी की वो दास्तां जो आज भी इन दीवारों में दफन है। आइए इतिहास को सिर्फ पढ़े नहीं, उसे महसूस करें।